Nothing changes if nothing changes. Hello and welcome to Achievers Adda on Adda 247, the official YouTube channel of Bankers Adda NSSC अड्डा। आपका स्वागत है और मैं हूं कुश पांडे। आज हमारे साथ मौजूद हैं राम प्रताप सर एंड वो फोकस करेंगे, बताएंगे हमें कि कैसे क्रैक करें दी SBI PO एग्जामिनेशन। ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स, बट ही वुड फोकस ऑन द क्रूशल पार्ट्स जो इंपॉर्टेंट है आपको क्रैक करने के लिए SBI PO को। तो राम जी आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। एंड कैसा लग रहा है सबसे पहले यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हमारा जो सवाल आपसे अब जो होने वाला है वो यही होगा कि कई सारे एस्पायरेंट्स हैं, कई लोगों ने बीटेक किया है, कई लोगों ने BSc किया है, तो सवाल बहुत सारे उनके आते हैं बीटेक वाले को कि बीटेक वाला कैसे करे, BSc वाला कैसे करे। तो उससे पहले आप अपनी जो जर्नी थी एक लो से आपकी लाइफ में जब आप कुछ नहीं थे या फिर आप स्ट्रगल कर रहे थे और अब जब आप एक SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं, तो वो जर्नी के बारे में अगर आप बता पाएँ एंड फिर हम बाकी क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ज़रूर कुछ एक्चुअली कुछ मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट है और फादर मेरे फार्मर हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ घर में। एंड 2006 में मैंने BSc में एडमिशन लिया था। जैसे पूरा होने में 6 साल लग गए, 2011 में कंप्लीट करी। हाँ, बट उसके पीछे रीज़न ये था कि थोड़ा सा ड्रॉट था उस टाइम में। 2003, 4, 5 के बाद जो राजस्थान का एरिया है वहाँ पे ड्राई रहा और टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते मेरे फादर, तो उस वजह से थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। सो मुझे मेरी स्टडीज़ को सपोर्ट करने के लिए जॉब करना पड़ा साथ में। तो पिज़्ज़ा हट से स्टार्ट किया मैंने एज ए डिलीवरी बॉय 2006 के अंदर। एंड वहाँ से फिर सेवरल और जॉब्स करते करते फार्मास्यूटिकल्स ज्वाइन किया। एंड SBI ज्वाइन करने से पहले मैं ऑलरेडी मतलब 5 साल मैंने शायद अराउंड 5-5.5 साल मैंने जॉब किया, प्राइवेट जॉब करी है। बट सबसे बड़ा एक टीस हमेशा रहती थी कि मैं स्टूडेंट अच्छा था पर शायद अपॉर्चुनिटी मैं कभी देख नहीं पाया या फिर मुझे आइडिया नहीं था, तो हमेशा मिस होती गई। तो लेटर ऑन 2014 के बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अभी लास्ट टाइम है, लास्ट मोमेंट है, तो एक बार कोशिश करनी चाहिए जस्ट टू परसू वन थिंग। बेसिकली जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। एंड ये टेंडेंसी रहती है कि अगर आप प्राइवेट जॉब में 10 लाख का भी पैकेज है तो लोग सोचते हैं क्या है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो कि मेरे साथ भी होता था। मेरा जो लास्ट CTC जो वहाँ से मैंने छोड़ा था जब 6 लाख के अराउंड था, बट रिस्पेक्ट थोड़ी सी नहीं थी। अभी जैसे SBI में हूँ तो जब मैं जाता हूँ तो लोगों का बिहेवियर, उनका एटीट्यूड मेरे टुवर्ड बिल्कुल चेंज होता है। तो 2006 में जब जॉब कर रहा था, ड्यूरिंग जॉब स्टडीज़ भी मेरी चल रही थी, तो इतना फोकस रहा नहीं क्योंकि सैलरी ठीक ठाक थी और सब काम वाम चल रहे थे, तो पढ़ाई से थोड़ा सा टच छूट गया। इस वजह से मेरी BSc भी जो है 5.5 साल में हुई, सप्लीमेंट्री बैक फेल हो के इवन अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब गया मैं तो बोले इतनी सारी मार्कशीट हैं, ये क्या कैसे। तो बताया कि सर ऐसे जॉब कर रहा था मैं प्राइवेट, तो पढ़ाई पे फोकस रहा नहीं। फिर उसके बाद करा लेट 2014 के अंदर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और इनिशियली जब मैंने दिया तो शॉर्टफॉल पड़ रहा था 4, 5, 6, 7 नंबर का। और जो पहली बार मैंने अटैम्प्ट किया उसमें बेसिकली रूरल बैकग्राउंड से होते हुए मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी थी। उसके पीछे रीज़न ये था कि मैं पिज़्ज़ा हट में जैसे जॉब करता था तो मेरे जो हमारे कस्टमर वाले 70-80% अराउंड फॉरनर्स होते थे, तो वी हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। सो आफ्टर दैट आई ग्रू ए इंटरेस्ट इन नॉवेल्स। सो थोड़ा नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ रहा, तो वो शौक़ अभी तक कंटिन्यू है। अच्छा, तो इस वजह से क्या इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी हो गई, उसकी एडवांटेज मिली। और एक हैबिट जो हमेशा से है, जब मैं 10th में पढ़ता था मेरे बड़े पापा न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो उनको देख के इंस्पायर हुआ और तब से लेके आज तक मैं न्यूज़पेपर के बिना मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता। तो जो GK है वो उससे थोड़ा सा कवर अप हो जाता है। और जब बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो बड़ा मुश्किल था। मैं मैरिड था, एक बेटा था मेरे 1.5-2 साल का इनफैक्ट है। तो पापा ने सपोर्ट किया कि ठीक है चल कोई नहीं, प्राइवेट जॉब तो बाद में भी कर लेगा, ज़्यादा होगा सैलरी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर तुझे लगता है कि प्रिपरेशन करनी चाहिए तो कर ले, कोई बात नहीं। एंड मेरे भाइयों का बहुत सपोर्ट रहा, मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव थी इस मामले में। तो 15 के अंदर मैंने बैंकर्स अड्डा ज्वाइन किया बीकानेर में अप्रैल में। और संतोष सर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। बेसिकली मेरा टच नहीं था 2006 बता रहा हूँ, जब एडमिशन लिया बीच में तो पढ़ाई छूट चुकी थी, 7-8 साल हो गए थे और मैथ्स का कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं था। मैं BSc बायोलॉजी से हूँ। तो संतोष सर से मैंने एक सेलेक्टिव जितना अप्रोच रहता है कि सर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता और ना मैं ज़्यादा सीखना चाहता हूँ, मुझे जितना बेसिक टॉपिक वाइज आप मुझे 2-3-4 टॉपिक ये करवा दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग जितना होगा कंपनसेट कर लेंगे। और वही मेरी अप्रोच रही हमेशा बैंकिंग एग्जाम में कि आपको इस चीज़ से आप मत डरो कि आपको क्या नहीं आता उससे लेकर आप घबराते हो, रेदर आप उस पर फोकस करोगे जो आपको आता है उसको आप और अच्छे से कर लो। सही बात है। सो यही अप्रोच के साथ चला। और 2015 में मैं मेंस क्लियर किया था और बीकानेर में हम शायद 2 या 3 लोग थे जिन्होंने मेंस क्लियर किया था।
प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ आया बैंकर्स अड्डा दिल्ली, TC जैन सर के साथ एक हफ्ते की मैंने क्लासेस लगाई इंटरव्यू के लिए। बट शायद कुछ कमी रह गई थी कि इंटरव्यू के बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया। तो इस बार फिर से ट्राई किया, तो ट्राई किया तो इस बार लेवल बैंक के एग्ज़ाम का SBI का आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा हाई था। बट उसमें भी सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये हुई कि मेरी जो बेसिक्स पे जिस पे मैं चल रहा था वही बेसिक्स पे काम किया, और जनरली आप बेसिक्स पे अगर चलते हो आपको कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। और इस बार मेरा GDPI बहुत अच्छा गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरा स्कोर आया, मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड फाइनली आई एम इन SBI, सो दैट्स ऑल from a pizza hut boy to banker. From delivering pizzas to now having customers who ask for loans and ask for deposits, that's a very interesting journey, and that too doing as in BSc 6 साल में करना and continue pursue करना, and फिर 5 साल कंपनी में एक प्राइवेट जॉब करने के बाद फिर सोचना। तो when did that happen? आपने अभी बताया कि 5 साल आपने जॉब किया, कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे यार बैंकिंग सेक्टर में जाना है या फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए? बेसिकली क्या था, मैंने बैंकिंग नहीं डिसाइड किया था। सबसे पहले जब मेरे मन में ख्याल आया कि यार ठीक है पैसा बहुत है, बट रिकग्निशन जिसको कहते हैं ना कि रूरल एरियाज में सीरियसली मतलब बहुत मानते हैं, अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर लग जाते हो या आप बैंक में क्लर्क भी लग जाते हो तो पीपल अप्रिशिएट यू लाइक एनीथिंग, तो सोशल वैल्यू बढ़ जाती है आपकी। तो मैं वही सोचा कि ठीक है यार ट्राई करते हैं। एंड मेरा ब्रदर जो था, यंगर ब्रदर, वो अभी रेलवे में, वो उस वक्त बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसने जब मुझे देखा कि भैया आप इतनी अच्छी इंग्लिश है, आप नॉवेल्स पढ़ते रहते हो, एक दिन के अंदर पूरा नॉवल पढ़ देते हो मतलब थोरोली, तो आप बैंक का एग्जाम क्यों नहीं ट्राई करते? तो मुझे लगा नहीं यार बैंकिंग एग्जाम वगैरह थोड़ी कर सकता हूँ, मतलब उसके लिए कुछ अलग क्या नहीं भैया, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है और करंट अफेयर्स आते हैं पिछले 6 महीने के। तो मैंने चल ठीक है ट्राई करते हैं। तो मैंने जब पहला एग्जाम दिया तो मैं बता रहा हूँ कि 5-6 नंबर से मिस हुआ, वो भी तब जब मुझे सिलेबस भी नहीं पता था। वो इसलिए हुआ कि इंग्लिश मेरा ठीक था, पोर्शन स्कोरिंग ठीक हो गया, और मैथ्स के अंदर अब ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ पे हमारे स्टैटिक्स डेटा हम बनाते हैं, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी, कितने परसेंट आई, कितने परसेंट डिग्री, तो वो DI जो थी वो कुछ मेरे फील्ड से रिलेवेंट था, तो मैंने DI में कुछ अटैम्प्ट कर लिए, कुछ इंग्लिश होगी, और जो GK जो था वो न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलर पढ़ते रहते हो तो आप 40 में से 15-20 नंबर आप ले जाते हो। तो तब मुझे लगा कि अगर मैं बिना प्रिपरेशन के मैं इतना करीब जा सकता हूँ, तो अगर मैं 6 महीने साल भर प्रिपरेशन करूँगा तो शायद मेरा हो जाएगा। सो उसी थॉट के साथ एक रिस्क लिया, और पापा ने, वाइफ ने, भाइयों ने, सबने सपोर्ट किया कि ठीक है। एक्चुअली उनको हमेशा से लगता था कि मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ उनके फैमिली में, जिसको आज तक कभी मतलब टेस्ट नहीं किया गया किसी पर्टिकुलर चीज़ का। दुनिया नहीं जानती पर हम जानते हैं कि बहुत अच्छा है, उनको पता था। एक्चुअली 10th में मैं मेरे स्कूल का टॉपर था तो उनको लगता था, बट शायद डायरेक्शन बीच में थोड़ी सी अलग हो गई, बट स्टिल उसमें जो भी सीखा है उन सालों में, 5 सालों में, वो मेरे यहाँ काम ही आया, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मेरा नॉलेज हो, चाहे वो इंटरव्यू के टाइम पे मेरा प्रेजेंटेशन रहा हो। बेसिकली एक स्टूडेंट जो सीधा BSc करके या BTech करके आता है उसके, और एक आप बीइंग 5 ईयर इन ए प्रोफेशनल सर्विस जहाँ पे आपने इंटरव्यूज भी दिए हैं, अपने सेमिनार्स भी किए हैं, मीटिंग्स भी अटेंड करी है, दैट मेक ए डिफरेंस इन इंटरव्यू। करता है, डिफरेंस होता है। तो एक चीज़ मतलब जो मुझे थोड़ी सी लग रही है ऑक्सीमोरोनिक, एज इन दैट इज़ वेरी डिफरेंट कि बीइंग फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड एंड आप कह रहे हैं इंग्लिश मेरी ठीक है, तो ये मतलब सुनने में नहीं आता है, मतलब ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ ऑनेस्टली। नहीं, पहली बार सुनने में आ रहा है तो ये सही भी है, बेसिकली नहीं होती है, बट कुछ शौक होते हैं। जैसे मैं 10th में मेरी स्कोर अच्छा था, 75-80 के अराउंड मेरा स्कोर था, और बेसिक्स तब से ठीक थी। और फिर उसके बाद जैसे आपको बता रहा हूँ कि मेरे कस्टमर्स आया करते थे पिज़्ज़ा हट में, वो फॉरेनर्स होते थे, सो दैट वाज ए कंपल्शन कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, यू कैन नॉट स्पीक टू हिंदी टू देम। एंड आफ्टर दैट चेतन भगत है 5.1, थोड़ा शौक लगा नॉवेल्स का, तो शुरू में इजी नॉवेल्स उठाए तो पढ़ने में आसान लगते थे और इंटरेस्टिंग भी था, तो रेदर वॉचिंग ए मूवी फॉर 3-4 आवर्स आई वुड प्रेफर फॉर बुक्स, एंड इंस्पिरेशनल बुक्स इज द बेस्ट जॉनर आई रीड। तो वहाँ से धीरे धीरे क्या है कि आपका एक इंग्लिश अच्छी होना, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। आप ग्रामेटिकली एस्पेक्ट से शायद मैं सही नहीं हूँ, बट बैंकिंग में जो देखा जाता है वो जनरली आपका ग्रामर नहीं देखा जाता है, आप चीज़ों को पढ़ के कितने अच्छे से समझ सकते हो और कितने अच्छे से वापस रेसिप्रोकेट कर सकते हो, दैट थिंग मैटर्स। तो वो पढ़ने की आदत की वजह से जैसे पैसे आता है, कंप्रीहेंशन आता है। अगर आप नॉवल पढ़ते हो तो आपकी पढ़ने की स्पीड अच्छी होती है, आप कंप्रीहेंशन पूरा पढ़ के उसको आराम से सोल्व कर सकते हो। लाइक पैराजम्बल्स आते हैं, आप अगर समझ रहे हो कि सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है 6 के 6 सेंटेंस में, आप उनको इजीली अरेंज कर सकते हो। सो दैट थिंग हेल्प्स। एंड मोर ओवर जैसे आप पढ़ते रहते हैं तो जैसे डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, आप चीज़ों को इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जो लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग आती है, कोई भी टॉपिक अगर आ जाता है और आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है एंड यू कैन कन्वर्ट इट इन इंग्लिश, सो दैट हेल्प्स अ लॉट। तो डिस्क्रिप्टिव में मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहा इसी वजह से कि जितना जो भी मुझे हिंदी में न्यूज़पेपर पढ़ के अगर मुझे पता था और मैं उसे ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ, तो उससे फिर प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर आप बताना चाहें आपका जो स्कोर कार्ड था 2016 में जब आपका सक्सेसफुल अटेम्प्ट था, स्कोर कार्ड क्या था आपका? स्कोर कार्ड बेसिकली यार मैं कल देख रहा था फेसबुक पे, कुछ लोग बोल रहे थे कि इतना हाई लेवल होता जा रहा है और 100 के ऊपर स्कोर लाएंगे तब हम सेफ जोन में जाएंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं है। बेसिकली हर एक कैंडिडेट का कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग जोन होता है। स्टूडेंट्स अगर मैं देखूँ भाइयों, अपना लाइक
कल तक मैं तुम्हारी सीट पे ही बैठा था, आज यहाँ हूँ, इट्स ए डिफरेंट, बट बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो। मेरी स्ट्रेंथ कभी भी नहीं थी कि मैं मेंस के अंदर 100 स्कोर कर लूँ या 100 स्कोर। वहाँ मैं एक कंजर्वेटिव लेके चलता था कि 60 कट ऑफ 70-75 बन जाए, तो मेरा वहाँ पे 71 का स्कोर बना जी। एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट मेरी स्ट्रेंथ थी, तो वहाँ मेरा 35 हो गया जी। तो 200 में से 70 और 50 में से 35, दैट मेक्स अ डिफरेंस बेसिकली। एंड उसके बाद GDPI में मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहा। GD में कुछ हमारे जो सर थे, फैकल्टी थी, वो बहुत सपोर्टिव थी। एंड मोरोवर जनरली क्या होता है कि GD के बाद लोग डायरेक्ट भाग जाते हैं, जल्दी से पीछा छूटा। सो इन माई बैच आई वॉज द ओनली वन हु थैंक देम really very well, and I just said them, sir, you're really great and we feel really comfortable in your patronage. So he was very impressed with that. So I got 18 mark out of 20. Yeah, 16 में हाँ, ABC 16 में। And in interview I scored 24 out of 30. Okay. So interview and GD make a lot of difference with my merits. जो फाइनल कट ऑफ गई, मैं OBC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, वो 44 था, ठीक है। एंड जनरल का 49 अराउंड कुछ था। मेरा स्कोर जो है वो 43 पॉइंट कुछ है, ठीक है, अराउंड 45 इसको 54 इसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो GDPI की वजह से आप उसको सरपास कर जाते हो। तो जहाँ आपकी स्ट्रेंथ था वहाँ के, मुझे पता था कि इंटरव्यू मेरा अच्छा होने वाला है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब अगर SBI PU की बात करें एक्सक्लूसिवली, तो GD कितना बड़ा रोल प्ले करता है? GD बहुत रोल प्ले करता है। बेसिकली क्या होता है कि ये SBI का मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि अगर उन्हें लगता है कि ये एक अच्छा कैंडिडेट है, तो वो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते कि अगर रिटर्न में इसका कम स्कोर है तो ये बाहर हो जाए। अच्छा, या एक नया एक, हाँ, आई हैव फील्ड दैट। क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप IBPS में अगर देखते हो तो स्कोरिंग जो है एवरेज रहती है, 9 से लेकर 12, 13, 14, मैक्स 15, उससे ज़्यादा स्कोर नहीं मिलता आपको आउट ऑफ 20। जबकि SBI में मैंने देखा है पिछले साल जिनका हुआ मेरे साथ वालों का, मेरा हुआ, अभी अगर मेरा अगर मैं बात करूँ 24 और 18 अगर मेरा 42 स्कोर रहता है 50 में से, ओके, दैट इज अराउंड 80% से ज़्यादा है, ठीक है। एंड कुछ लोगों का 46, 47, 48, तो जहाँ वेटेज आपका 25% है GDPI का, वहाँ अगर आप 80% स्कोर करते हो तो आप चांसेस आपके बहुत ब्राइट हो जाते हैं। तो मतलब बड़ा रोल प्ले करता है GD एंड PI। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और आपसे लेते हैं। आपने कहा कि आपने BSc किया, एज इन 6 साल उसमें लगे आपको, तो कभी आपको ये लगा कि नहीं यार, एज इन सवाल आपका इंटरव्यू में आया कि आपको 6 साल लग गए, तो अगर ऐसा कोई सवाल आया तो आपने यहाँ से कैसे किया है? मैंने उसको बहुत सिंपली आंसर किया। एक्चुअली मेरी मार्कशीटें बहुत ज़्यादा थी, उसमें 3 साल की डिग्री की अगर 6 मार्कशीटें हो तो बोलते अरे ऐसा कैसे। तो मैंने बोला कि सर वक्त ख़राब हो सकता है, बंदा मैं ख़राब नहीं हूँ। वक्त ख़राब हो सकता है पर बंदा मैं ख़राब नहीं हूँ। या सो आई एम ए गुड लर्नर, आई एम ए गुड स्टूडेंट। इट माइट बी पॉसिबल द टाइम वाज नॉट गुड फॉर मी व्हाइल आई वाज डूइंग जॉब, सो आई कुडंट फोकस ऑन माय स्टडीज एंड आई हैव पुट इट ऑन सेकेंडरी थिंग्स, सो दैट्स व्हाई माय स्कोर इज पुअर एंड आई हैव डन दैट BSc in 6 years. Okay. So they were quite satisfied with that. Okay. अब जब आप SBI PO में SBI में जा चुके हैं, अब क्या डिफरेंस आया है आपकी लाइफस्टाइल में या फिर आपकी मेंटालिटी में, या क्या डिफरेंस आया बिफोर, मतलब जो राम थे उससे पहले और जो राम अब हैं उसमें क्या अंतर आया? एज इन पर्सन मैं तो वही हूँ, बट जो एक सोशल रिकग्निशन होता है, जैसे सपोज मेरी रूरल में पोस्टिंग है, जनरली पहले हम कहीं भी घूमते रहते थे, हमें कोई नहीं पूछता था कि तुम कौन हो। अब अभी जब जाते हो, अरे मैनेजर साहब आओ बैठो चाय पीते हैं, कैसे हो, अरे सर ड्यूटी खत्म हो गई। एंड छोटी जगह पोस्टेड हूँ तो सब लोग जानने पहचानने लग जाते हैं। सो दे सपोर्ट रियली वेल एंड द रिस्पेक्ट यू गेट दैट इज ह्यूज सीरियसली। अच्छा, मतलब ये तो खैर मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ कि एंड फॉर मी इट्स लाइक जब से मोदी जी आए हैं, so it's a social cause also. I just wanted to do something good, and it have provided me an opportunity to do good for people. And in rural area में सबसे बड़ा ट्रबल ये रहता है कि जैसे बैंकिंग को लेके लोग बहुत घबराते भी हैं और बैंक में जाने से डरते भी हैं, तो वहाँ मुझे लगता है कि ठीक है, I can contribute something to people who are needy. So that makes a difference. अच्छा, सवाल यहाँ एक और है कि जब आपने एग्जामिनेशन दिया एंड तो वहाँ एक सवाल बनता है कई बार कि प्री और मेंस का, ये सवाल हम हर बार पूछते हैं कि प्री की तैयारी अलग, मेंस की तैयारी अलग, तो इनको कैसे आपने बैलेंस किया? बेसिकली प्री और मेन में सिर्फ एक जो डिफरेंट है वो GK है, ठीक है, बाकी तो तीनों सब्जेक्ट आते हैं प्री में भी और मेन में भी, SBI PO के। हाँ, SBI PO में। और दूसरा रहता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो अगर आप देखें कि अगर आप नॉर्मली सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बी इट हिंदू, बी टाइम्स ऑफ इंडिया, बी हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, वट एवर इट इज़, अगर आप डेली रूटीन से आधा घंटा 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें से अगर आप बड़ी बड़ी न्यूज़ निकाल लेते हैं, जैसे आप बैंकर अड्डा बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि साल में डेली का जो 10-12 न्यूज़ रहती है, आप उसका नोट्स बना लीजिए, मेरे ख्याल से आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको पढ़ने में। तो लास्ट में अगर आप कैप्सूल मगअप करते हो, उससे बेटर है कि आप पिछले 6 महीने से अगर डेली का वो आधा घंटा स्पेयर करते हो, तो आपका GK थ्रू आउट आपका प्रिपेयर्ड रहता है। एंड न्यूज़पेपर पढ़ने से एक हैबिट आपका मतलब बेनिफिट ये भी रहता है कि आप जब ऐसे का टॉपिक आता है कोई, तो आपके पास एटलीस्ट हर एक टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ थॉट्स होती हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पता होता है। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर डिमोनेटाइजेशन आया,
तो अगर आप उसके 5-7-10 आर्टिकल आपने पढ़े हैं तो आपको इसके फ़ायदे भी पता है, आपको इसके नुकसान भी पता है. सो यू कैन राइट योर एसे ऑन दैट. सही बात है. सो इस चीज़ों से फ़र्क पड़ता है. आप कभी भी ऐसा नहीं है कि आप एक बार प्री की तैयारी कर लेता हूँ, फिर टाइम कितना मिलता है? 15 दिन, हार्डली 20 दिन. 20 दिन में आप ऐसा नहीं कर सकते. आप पूरा जीके उसमें तैयार कर लो और पूरा उसमें डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी तैयार कर लो, और उसके बाद फिर आपको मेंस के अकॉर्डिंग उसको भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है. हाँ. सो माई एडवाइस एंड माई अप्रोच वाज सिंपल कि पहले दिन से आप जीके को साथ लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं. न्यूज़पेपर सुबह आधा 1 घंटा पढ़ो, उससे आपका जीके मोटा मोटा कवर हो जाता है. लास्ट में फिर आप कैप्सूल से काम ले सकते हो. अगर पहले से कुछ पढ़ा हुआ तो फिर वो इजी हो जाता है उसको. तो आपने अभी जिक्र किया कैप्सूल का, तो पहली बार एज इन व्हेन डिड यू कम अक्रॉस बैंकर्स अड्डा या फिर अड्डा 247? एक्चुअली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो जब फॉर्म्स वगैरह भरने लगा, जो पहले पेपर का रिजल्ट आ गया 2014 के लास्ट में कहीं, तो मैं फॉर्म भरने गया था. तो वहाँ साइबर कैफ़े था, तो बोले सर बैंक का फॉर्म भरा है, तैयारी वारी कर रहे हो? हाँ कर ही रहे हैं यार, देखो हो जाए तो सर के सर एक दिल्ली का इंस्टीट्यूट है, उसका ये नोट्स हैं जीके के, तो लोग काफ़ी ले जाते हैं, आप देख लीजिए, आपके काम कर दो. सो बेसिकली वो फोटोकॉपी शॉप थी, तो उसको ये दिख रहा था 70 रुपये का बिजनेस दिख रहा था. बट मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक चेंजिंग मोमेंट था कि उसके बाद मुझे जीके के लिए कभी टेंशन नहीं लेनी पड़ी. मैं जब घर जाके उसको पढ़ा, मुझे लगा कि इतना सिंपल है, और मैं वैसे बहुत आलसी हूँ, और वो एक थॉट है, जो लोग आलसी होते हैं वो सोचते हैं कि ईजी वे में कम से कम टाइम में मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सको. तो तब पता लगा. और 14 में लास्ट में जीके वगैरह, उसके बाद से मेरा हमेशा से बैंकर्स अड्डा से ही चल रहा है. और 15 में जब मैं बीकानेर आया SBI PO की प्रिपरेशन करने के लिए, तो बीकानेर में इंस्टीट्यूट इनॉग्रेशन ही हुआ था. आई वाज इन फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स एंड संतोष सर की मैंने क्लास ली. सो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो मुझे ये लगा, मैंने शाम को सर से अलग से बोला, मैं सर ऐसा है कि मेरी मैथ्स बहुत कमज़ोर है और मेरे बेसिक्स बिल्कुल भी सही नहीं है. अगर मुझसे पूछोगे कि सर्कल का पेरिफेरी और एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो शायद मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊँ. बट मुझे ये है कि हाँ, मैं कैलकुलेशन में ठीक हूँ, और कुछ इतना सा ही चाहिए कि अपना पेपर क्लियर हो जाए. तो सर ने बोला कि पेपर क्लियर करने के लिए एक फोकस अप्रोच चाहिए था, आप करोगे तो हो जाएगा. तो मैंने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे अप्रोच पे काम किया, एंड इट वाज रियली हेल्पफुल. एंड सेकेंडली इंटरव्यू के लिए TC जैन सर थे, उनसे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली. अच्छा, आपने भी कहा कि इतना मतलब एक घेरा बना लो, इसमें तैयारी करो, मतलब हाँ. ये क्या कॉन्सेप्ट है कि ये कंसेप्ट ऐसा है सर कि जब आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं होता, लिमिटेड होता है, तो आपको ये रहता है कि जितना मुझे आता है एटलीस्ट उतने में मैं परफेक्शन के साथ काम करूँ. हाँ. मैंने जब सोचा तो मैंने प्रिपरेशन बाद में स्टार्ट की, मैंने प्लानिंग बहुत ज़्यादा बनाई उसकी. अच्छा. क्योंकि ये था कि जैसे मैथ्स करनी है, मैं RS अग्रवाल पूरी नहीं कर सकता. आई मीन अर्थमेटिक की कोई भी एक किताब पूरी नहीं कर सकता. मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, वो मेरी वीकनेस है, मैं नहीं कर पाऊंगा. सो व्हाट आई डिड, मैंने परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस एंड DI पार्ट. अब 50 नंबर का आपका एग्जाम आता है, उसमें से कम आप फॉर इंस्टेंस ले लो 30 से 35 नंबर का आपका DI आता है. ठीक है. तो 30 से 35 नंबर की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 15 नंबर का छोड़ रहे हो, दैट्स ओके. बट जनरली होता उल्टा है, लोग 15 नंबर के जो अर्थमेटिक होते हैं उसके लिए पूरा साल खपते हैं, पर वो 35 नंबर वाले के लिए थोड़े वीक पड़ जाते हैं. सो मेरा परसेंटेज और ये 2-3 टॉपिक है जो DI में काम आते हैं, बहुत परफेक्शन के साथ थे. और इसी से हेल्प मिली, क्योंकि जैसे मेंस में भी DI आती है, प्री में DI आती है, तो अगर आप एक पर्टिकुलर DI आधा पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो वाई वेस्ट योर टाइम इन अर्थमेटिक एंड ऑल दैट. सही बात है. सो मैंने कभी उस पर दिमाग नहीं लगाया, मैंने सिर्फ वही 3 चैप्टर करे. मतलब फोकस किया कि जब नॉलेज ज़्यादा ना हो तो फोकस कर लो किसमें अच्छे हो. हाँ, बस उसी से. तो एक सवाल और यहाँ, इस आखिरी सवाल से पहले कि DI की अगर बात करें मैथ्स में, तो आप बता रहे थे अभी शो से पहले कि सिर्फ 12 नंबर ही, मैंने 12 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किया, फिर 12 नंबर आए. तो मतलब फिर भी कैसे, मतलब वो चीज़ कैसे आपने मैनेज की? मैंने जैसे करी, देखो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश मेरी थोड़ी ठीक है, तो इंग्लिश का पेपर इस बार का बहुत लेंदी था. ठीक है. लेंदी इन द सेंस कि मैं इतना थॉरोली पढ़ लेता हूँ, उसके बावजूद मेरा जो सेकंड पैसेज में जब पढ़ रहा था, मेरे पास हार्डली 7-8 मिनट बचे थे, तो मैंने भगते भगते उसको पढ़ के उसको फिनिश किया. जीके का पोर्शन ठीक था. अगर आपका जीके ठीक है, 40 नंबर का जीके आती है, 40 नंबर की आपकी मैथ्स है, आपने 40 में से 12 स्कोर मैथ में किए. बट अगर जीके में अगर 40 में से आप 30 स्कोर कर लेते हो, तो मेरे ख्याल से मैथ उसको कंप्लीट कर देती है. सेकेंडली मेरे साथ एक एडवांटेज ये भी थी कि मेरा कोई सब्जेक्ट वीक नहीं था. ना मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी, ना मेरी मैथ्स वीक थी, ना रीजनिंग वीक थी. मैथ्स तो थैंक्स टू संतोष सर, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत हेल्प करी, पर्टिकुलरली जो टॉपिक के हिसाब से चल के. तो जब सारे सब्जेक्ट बैलेंस रहते हैं तो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. कई बार क्या होता है कि एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक रहता है, तो फिर उसको आप कंपनसेट कहाँ करोगे, क्योंकि सबका लेवल एटलीस्ट एट पार होता है. आप मैथ में अगर सपोज करो जीके में आपके 15 नंबर आए, तो आप मैथ में 12 से 25 में नहीं ले जा सकते, बट जीके में आप ले जा सकते हो, और इंग्लिश में भी ले जा सकते हो, क्योंकि उतने टाइम फ्रेम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. वाइल रीजनिंग और मैथ्स के अंदर आपका टाइम फ्रेम सबका सेम रहता है. कोई बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ करेगा वो शायद 18-20 ले जाए, जो एवरेज करेगा 15-17, जो पूरा होगा 11-12. सो वहाँ डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं होता, पर जीके में और इंग्लिश में डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है. ओके, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है. चलिए अब आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सवाल ही एक तरह से है कि ये जो वीडियो है, ये जो हमारा एक शो है, ये जाएगा सबको, पेरेंट्स को और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? व्हाट इज़ योर लास्ट मैसेज टू ऑल ऑफ देम? लास्ट मैसेज व्हाट आई सजेस्ट कि अगर आप कभी भी कुछ भी अगर आप सोचते हो
एक स्टेप अहेड लेते हो कि ठीक है मैं ये करने की सोच रहा हूँ। Yeah. तो आई सजेस्ट कि जिस दिन आपने स्टेप ले लिया उस दिन के बाद दोबारा कभी उस डिसीजन को आप रिव्यू नहीं करोगे कि मैं नहीं करूँगा। सो मैंने जिस दिन क्विट करा था एक वेल पेइंग कॉर्पोरेट जॉब, उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं बैंकिंग में जाऊँगा, व्हाट इट टेक्स बट मैं वापस नहीं जाऊँगा। सो दैट्स माई टेक। अगर आप कुछ भी करते हो जस्ट बी स्टैंड फॉर दैट। ये थे राम प्रताप सर। इन्होंने बताया हमें कि वक्त बुरा हो सकता है पर बंदा कभी बुरा नहीं होता। इसी सोच के साथ आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो अचीवर्स अड्डा पसंद आ रहा होगा और आपके कमेंट्स बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हम आने वाले समय में और बेहतर तरीके से आपको समझा पाएं कैसे क्रैक करें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो थैंक यू सो मच।